नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। कोरोना वैक्सीन पर सार्थक मंथन। भारत में कोरोना के मामलों में सुधार हो रहा है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है। वहीं अब हर किसी को कोरोना वैक्सीन का इंतजार है, जो जल्द ही पूरा भी होने वाला है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि जनवरी के किसी भी हफ्ते में कोरोना वैक्सीन दिए जाने का काम शुरू हो सकता है। ऐसे में अब कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन वैक्सीन आ जाने के बाद भी अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो यह घातक भी हो सकता है। वैक्सीन को लेकर के कहां खड़े हैं हम, कहां खड़ा है देश, इस रिपोर्ट में पहले देखिए। भारत में कोरोना वायरस से निपटने की जंग जारी है। 30 जनवरी को पहला कोरोना का मामला सामने आया था। देश में करीब 1 साल हो चुका है। ऐसे में इस वक्त कोरोना वैक्सीन को लेकर चर्चा जोरों पर है। अब स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि जल्द ही कोरोना वैक्सीन भारत आ जाएगी। भारत में भी स्वदेशी कोरोना वायरस वैक्सीन का परीक्षण अंतिम चरण में है। वैक्सीन का उत्पादन भी तेजी से हो रहा है। भारत सरकार ने कहा है कि टीकाकरण 1 महीने में शुरू हो सकता है, यानी कि जनवरी के किसी भी हफ्ते में ये कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के हाल ही के बयान के मुताबिक उन्होंने उम्मीद जताई है कि साल 2021 के शुरुआती 2 से 3 महीनों में वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि अगस्त सितंबर तक हम 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की स्थिति में होंगे। यानी भारत में कोरोना वैक्सीन के लिए अब सरकार ने उलटी गिनती शुरू कर दी। इससे पहले अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना के वैक्सीन ट्रायल के शुरुआती नतीजों के बाद ये दावा किया गया था कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ सुरक्षा देने वाली नई वैक्सीन 95% तक कामयाब है। कुछ दिन पहले ही दवा कंपनी फाइजर ने अपनी वैक्सीन के 90% लोगों पर कामयाब होने की जानकारी दी थी। कि वैक्सीन के मसले पे जो सेफ्टी का इशू है ना, और जो इम्यूनोजेनेसिटी का इशू है, इफेक्टिवनेस का इशू है, यानी वैक्सीन इफेक्टिव भी होनी चाहिए, सेफ भी होनी चाहिए और इम्यूनोजेनिक उसका रिस्पांस भी ठीक होना चाहिए। इसमें भारत किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला है। और हमारे जो रेगुलेटर्स हैं बहुत गहराई और गंभीरता से सारे डाटाज को स्टडी कर रहे हैं। और अभी जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा है कि जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं, और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। वहीं देश में कोरोना की स्थिति में काफी सुधार देखने को मिल रहा है। कोरोना के मामलों में काफी गिरावट दर्ज की गई है और एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में लगभग सभी राज्यों में 90% से ज्यादा रिकवरी रेट बना हुआ है, जो कि भारत के लिए अच्छी खबर है। ताजा आंकड़ों की बात करें तो भारत सरकार की तरफ से ताजा आंकड़े जारी किए गए, जिनमें 27 दिसंबर 2020 सुबह 8 बजे तक 2,78,690 कोरोना के मामले सक्रिय हैं। ठीक होने वाले या अस्पताल से जिन्हें छुट्टी मिल चुकी है, ऐसे लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक कुल 97,61,538 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 1,47,622 लोगों की कोरोना के कारण मौत भी हो चुकी है। और अगर कुल संक्रमितों की बात की जाए तो 1,01,88,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अगर विश्व भर की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मुताबिक अब तक कोरोना के कुल 7,86,04,532 मामले सामने आए हैं। वहीं मरने वालों की बात की जाए तो 17,44,235 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही वैक्सीन पर चर्चा जोरों पर है और वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में अलग अलग देशों और अलग अलग कंपनियों के अलग अलग दावे हैं। वहीं अब ब्रिटेन समेत कई देशों में कोरोना के नए स्ट्रेन से खलबली सी मच गई है। इसलिए हर कोई भ्रम की स्थिति में है कि कोरोना वैक्सीन का क्या फायदा है, कितनी कारगर ये वैक्सीन है। और एक और महत्वपूर्ण सवाल हर किसी के जहन में है कि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद कहीं इम्यूनिटी और ज्यादा कमजोर तो नहीं हो जाएगी।
इस पर विशेषज्ञ भी एकमत नजर नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। कोरोना वैक्सीन पर सार्थक मंथन करेंगे, आपके सवाल भी लेंगे और विशेषज्ञों की राय से भी आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन फिलहाल रुक करेंगे, गुरबाणी कीर्तन में संबोधित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ। उनको सुनवाते हैं। हमारे सहयोगी मंत्रीगण श्री सतीश महाना जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, श्री बलदेव सिंह गोलक जी, श्रीमती स्वाति सिंह जी, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, आज के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय सिख संगत के उपाध्यक्ष सरदार मिल्कीत सिंह पदम जी, सरदार बलविंदर सिंह पाल जी, गुरुद्वारा आलमबाग के अध्यक्ष सरदार निर्मल सिंह जी, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार परविंदर सिंह जी, सरदार सुखविंदर सिंह जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आए हुए सभी हमारे गुरुद्वारा प्रबंध समिति से जुड़े हुए पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, आज का दिवस मातृभूमि के लिए, देश और धर्म के लिए अपनी शहादत देने वाले गुरु पुत्रों और गुरु माता के प्रति नमन का दिवस है, श्रद्धा और कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिवस है। इस साहिबजादा दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश सरकार शासन की ओर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए पूरे सिख समाज को और प्रदेशवासियों को इस गौरव की अनुभूति करने के इस दिवस के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आप सब ने मुझे ये गौरव प्रदान किया कि यहाँ पर आज हम सब इस अवसर पर गुरुबाणी का कीर्तन कर सके। क्योंकि गुरुबाणी का कीर्तन ये हम सबको एक नई प्रेरणा देता है आगे बढ़ने का, देश और धर्म के प्रति अपने कर्तव्यों के बोध को एहसास कराने का। विगत वर्ष भी यहां पर गुरु नानक देव जी की 550वीं जो संकीर्तन यात्रा निकली थी, उस अवसर पर यहाँ पर उस यात्रा को आने का और इसी परिसर में मुझे यात्रा का स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और मेरे सभी सहयोगियों ने उस यात्रा के साथ जुड़ करके अपने आप को और अपने इतिहास के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की थी। आज एक नया इतिहास यहाँ पे बन रहा है कि हम सब
गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 पुत्रों बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह की शहादत के साथ ही माता गुजरी की शहादत के प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकें। और मुझे लगता है कि गुरुवाणी का एक कीर्तन के साथ हम सब का जुड़ना एक नए इतिहास को आगे बढ़ा रहा है। भाइयों बहनों, हम सबको एक बात का स्मरण हमेशा रखना होगा कि इतिहास को विस्मृत करके कोई व्यक्ति, कोई जाति या कोई कौम कभी आगे नहीं बढ़ सकती। और ये इतिहास हम सबको इस बात का एहसास कराता है कि गौरवशाली पलों पर प्रेरणा लेने और उसके अनुरूप आगे बढ़ते हुए इतिहास के उन पलों से सबक सीखते हुए भी जहां पर कुछ खामियों के कारण, कुछ गलतियों के कारण गुरुपुत्रों को विधर्मियों के हाथों जिस क्रूरता का सामना करना पड़ा था, इस प्रकार की स्थिति आने वाले समय में किसी के साथ न हो, यह भी हम सबको सदैव यह दिवस एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। जब सिख इतिहास को हम पढ़ते हैं तो भारत के इतिहास का वह कालखंड जब विदेशी आक्रांताओं ने भारत को रौंदने, भारत के धर्म और संस्कृति को नष्ट करने, भारत के वैभव को पूरी तरह समाप्त करने को अपना एकमात्र लक्ष्य बना लिया था, तब भक्ति के माध्यम से गुरु नानक देव जी ने जो अभियान प्रारंभ किया था, कीर्तन उसका आधार बना था। और उस समय सत्संग के माध्यम से जो कार्य गुरु नानक देव जी ने आगे बढ़ाया, देखते ही देखते भक्ति की क्या शक्ति होती है, आने वाली पीढ़ियां एक एक करके उस दिशा में आगे बढ़ती हुई गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक पहुंचते पहुंचते भक्ति और शक्ति का एक ऐसा पुंज बना जो पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, आप अनुमान करिए, मात्र 9 वर्ष की उम्र में अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी महाराज को कश्मीरी पंडितों की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। दिल्ली आज भी हमारे सामने है, जहां गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हुआ था। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान उस कालखंड में कश्मीर में हिंदुओं की रक्षा करने में सहायक बना। किस प्रकार की स्थितियां थी, लेकिन सामने कौन सी ताकत है, इस भौतिक ताकत को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए अपनी आध्यात्मिक ताकत का एहसास कराने के लिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने अपना बलिदान दिया। गुरु तेग बहादुर जी महाराज के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना के पीछे का उद्देश्य स्पष्ट कर दिया। कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को भी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बहुत स्पष्ट कहा, सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। यानी इतनी स्पष्टता के साथ
पूरी दुनिया के लिए एक संदेश, और यही कारण है कि पर्व केवल सिख परंपरा के पर्व नहीं है, ये भारत के पर्व हैं। क्योंकि ये भारत को बचाने का बलिदान है। क्या उम्र होती है जब हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए, भारत को विदेशी आक्रांताओं के क्रूरता और अत्याचार से मुक्त करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र शहीद हुए। बाबा अजीत सिंह की उम्र थी 18 साल, बाबा जुझार सिंह की उम्र थी 14 साल, बाबा जोरावर सिंह की उम्र थी 9 वर्ष और बाबा फतेह सिंह की उम्र थी मात्र 7 वर्ष। क्या उम्र होती है ये। लेकिन भारत के लिए, भारतीयता के लिए, हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के इन 4 पुत्रों ने अपने आप को बलिदान कर दिया। माता गुजरी, जिनके सामने गुरु तेग बहादुर जी का किस बर्बरता के साथ, क्या बर्बरता उनके साथ और उनके साथ के अन्य सिखों के साथ किस प्रकार की बर्बरता नहीं ढाई थी विदेशी आक्रांताओं ने। ये सभी कुछ देखने के बावजूद भी बहुत सारे लोग होते पलायन का रास्ता अपना लेते, लेकिन नहीं, तब भी अपने देश और अपने धर्म की रक्षा करने के लिए हम सब जूझेंगे, हम सब लड़ेंगे। अगर विश्वासघात नहीं होता तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उनके पुत्रों का ये लोग बाल बांका नहीं कर पाते। भाइयों बहनों, हम सब के लिए इतिहास एक प्रेरणा है और इस प्रेरणा को ही तो लेने के लिए इस प्रकार के दिवस हम लोग हर वर्ष मनाते हैं। भारत के इतिहास की जब हम बात करते हैं तो सिख का इतिहास उससे अलग हो ही नहीं सकता। वो तो हमारे पाठ्यक्रम का एक पाठ बनना चाहिए, एक एक बच्चे को बताया जाना चाहिए। बाबा अजीत सिंह जी के बारे में, बाबा जुझार सिंह के बारे में, बाबा जोरावर सिंह के बारे में, बाबा फतेह सिंह के बारे में। और मैं तो चाहूंगा हमारे यहां पे शिक्षा मंत्री के रूप में डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं, पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। ये पाठ्यक्रम के हिस्से, पाठ्यक्रम का अंग बनना चाहिए। गुरुपुत्रों की शहादत, उनका बलिदान, ये वर्तमान और आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा बनेगा। 18 साल, 14 साल, 9 साल और 7 साल की उम्र में देश और धर्म के लिए अपना शहादत देना, ये सामान्य बात नहीं हो सकती। ये कोई सामान्य बात नहीं है। मित्रों, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तो इस देश में धर्म की रक्षा करने के लिए एक अवतारी पुरुष थे, कोई संदेह नहीं। उन्होंने स्वयं अपनी आत्मकथा में सब कुछ लिपिबद्ध करके हम सब के लिए दिया है। हम कभी देखें तो सही परिप्रेक्ष्य में उसको अंगीकार तो करें। इस सिख पंथ की परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की उन प्रेरणाओं से निरंतर प्रेरित होकर के आगे बढ़ने का कार्य करना चाहिए। आप देश के अंदर जहां कहीं भी जाएंगे देखेंगे इस बारे में
पटना साहिब में आप जाइए, आप उत्तराखंड में चले जाइए, हेमकुंड साहिब में, यानी गुरु गोविंद सिंह जी हेमकुंड साहिब के बारे में स्पष्ट कर देते हैं कि पूर्व जन्म में मैंने कहां तपस्या की थी। इसका वृत्तांत तो कोई और नहीं लिखता है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज स्वयं लिख करके छोड़ देते हैं। हम जानें, सीखें, देखें और फिर उसके अनुरूप बन करके उद्देश्य क्या है खालसा पंथ का, किस उद्देश्य के लिए हमें कार्य करना है, कैसे कार्य करना है। जीवन में सम और विषम परिस्थितियां आती हैं, इन सम और विषम परिस्थितियों में हमारा रास्ता क्या होना चाहिए, यही तो प्रेरणा इन पूज्य गुरुओं ने हम सबको दी है। और यही कारण है कि हर भारतीय अगर वो सच्चा भारतीय है तो भारत के अंदर गुरु परंपरा के प्रति सदैव श्रद्धा और अटूट विश्वास का वो भाव रखता है। उसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए कि कोरोना कालखंड में मैं बहुत दिनों से सोचता था, पिछले लगभग 10 महीने से हम सब कोरोना से जूझ रहे हैं, वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं। इस दौरान अनेक गुरु पर्व आए, अनेक आयोजन आए, और मैं पिछले 30 वर्षों से या तो गोरखपुर के कार्यक्रम में या दिल्ली के कार्यक्रम में या फिर पिछले 3-3.5 वर्षों से लखनऊ के कार्यक्रम में मेरी सहभागिता होती थी। और मैं ही सोचता था, ऐसे लगता था कार्यक्रम होता था, एक छटपटाहट होती थी, क्या चीज हम लोग मिस कर रहे हैं। और इस बार भी जब मेरे सामने हमारी महापौर जी ने, सरदार निर्मल सिंह जी ने और आपके रामपुरी चाकू का इस्तेमाल करने वाले सरदार बलदेव सिंह मोलक जी ने, बहुत बारीकी से काम कर लेते हैं, इन्होंने मुझसे कहा कि ये कार्यक्रम जो है तो होना ही है। मैंने कहा भी जब आप कह रहे हैं होना ही, तो होगा ही कार्यक्रम तो, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल को थोड़ा हम कैसे पालन करेंगे इसको देखेंगे, क्योंकि सावधानी तो बहुत आवश्यक होनी चाहिए ना। तो इन्होंने कहा कि कैसे कार्यक्रम बनेगा। मैंने कहा देखो, उस प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम लोग कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे और हमारा प्रयास होना चाहिए, हम इस कार्यक्रम को करेंगे। देखिए कितनी महान शहादत एक पिता के सामने, मात्र 9 वर्ष की उम्र में एक पुत्र के सामने उनके पिता को का बलिदान हो जाता है, उनके विश्वसनीय लोगों को बलिदान कर दिया जाता है बड़ी क्रूरता के साथ, तब भी वे हिम्मत नहीं हारे। स्वयं की मां और स्वयं के 4 पुत्रों के साथ क्रूरता डाली जाती है। 2 युद्ध में बलिदान होते हैं, 2 ने जब धर्मांतरण करने से इनकार कर दिया तो किस क्रूरता के साथ अभी यहां पर गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्किल के हमारे बलजिंदर सिंह जी ने बहुत अच्छे ढंग से इस बात को यहां पर उल्लेख किया, उप तक नहीं की उन्होंने। और जब उनसे पूछा गया क्या भाव थे, एक सामान्य व्यक्ति इस प्रकार का भाव नहीं व्यक्त कर सकता। यानी वह स्थिति प्रज्ञा की वह स्थिति जिसको भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जिसके लिए छोटा बड़ा ऊंच नीच अपना पराया कुछ भी नहीं, उस भाव के साथ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने क्या कहा कि इन पुत्रन के शीश पर वार देश तो वार 4 हुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। जीवित कई हजार का मतलब किससे है, इस पूरे देश से था, क्योंकि खालसा पंथ की स्थापना के पीछे ही उनका था, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। और उसी भाव को लेकर के उन्होंने यही बात कही
याद करिए 5000 साल पहले उस स्थिति प्रज्ञता की बात भगवान कृष्ण कहते हैं, वह दर्शन हमें कहां होते हैं? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास। 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण उस स्थिति की बात करते हैं। ये असाधारण पुरुषों में इस प्रकार का भाव देखने को मिलता है, स्थिति प्रज्ञता की स्थिति। और वह दर्शन हमें कहां होते हैं? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज में। 4 पुत्रों को और मां को के साथ जिस प्रकार की घटना घटित होती है, उस सब के बावजूद उनके मुंह से ही निकलता है, 4 में तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और सचमुच इन सब बातों को लेकर के हम कह सकते हैं कि एक बहुत समृद्ध और महान परंपरा है, असाधारण परंपरा है। हम सबका दायित्व है इस परंपरा के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव तो व्यक्त हो ही, और ये होना चाहिए हर वर्ष। अभी तो कोविड के नाते हमारे सभी विद्यालय बंद हैं, लेकिन हमारा प्रयास, हम इसी बात को कहेंगे कि हर विद्यालय में। तो आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो एक शहीदी दिवस जो मनाया जा रहा है उनमें गुरु पुत्रों को याद कर रहे थे, गुरु माता को याद कर रहे थे। और कोरोना वैक्सीन पर सार्थक मंथन हम करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। बस करो माल साहब, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ। के लिए कुछ कार्य कर सके, जो हमारी गुरु परंपरा के प्रति पूरे देश और पूरी दुनिया के मस्तक को सम्मान के साथ झुकाने और इस गुरु परंपरा को सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर सके। हमें इस अवसर पर एक संकल्प लेना चाहिए। मैं एक बार फिर से इस बारे में कहूंगा, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी स्वयं इस बात की चिंता करेंगे कि पाठ्यक्रम का हिस्सा गुरु इतिहास और इन 4 साहिबजादों के बलिदान का हिस्सा ही बने ही 27 दिसंबर को हर स्कूल कॉलेजेस में इस पे डिबेट होना, इस पर उस दिवस को मनाने का कार्यक्रम वहां पर आयोजित होना, एक उत्सव के रूप में वहां पर इस कार्यक्रम को मना करके और लोग उससे प्रेरणा प्राप्त करें, जिससे वास्तविक बाल दिवस हमारे साहिबजादा दिवस बन सके और बच्चों के अंदर एक प्रेरणा देश और धर्म के प्रति जागृत हो सके। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि हम सब कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए पूरी मजबूती के साथ देश की इस लड़ाई को भी जीतेंगे और सिख गुरुओं की उस महान परंपरा के प्रति भी सम्मान का भाव रखते हुए या विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यह कार्यक्रम हम लोगों का निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। एक बार फिर से मैं प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए हुए जितने भी हमारे सिख प्रतिनिधि हैं, गुरुद्वारा प्रबंध समिति से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, हमारे प्रदेश के मंत्रीगण हैं, हमारे अल्पसंख्यक आयोग से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, इन सब को हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सब
गुरु परंपरा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और इस गौरवशाली इतिहास को प्रत्येक नागरिक को आत्मसात करने के लिए प्रेरित कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना वैक्सीन पर सार्थक मंथन में हम चर्चा करेंगे कोरोना वैक्सीन पर कितनी कारगर ये कोरोना वैक्सीन साबित हो सकती है और क्या कोरोना वैक्सीन से कोई नुकसान भी हो सकता है। ऐसे ही कुछ सवाल आपके मन में भी होंगे। एएनबी न्यूज के माध्यम से आप अपने हर सवाल का जवाब जान सकेंगे, क्योंकि आज दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में संपूर्ण चिकित्सा पद्धति की स्थापना करने वाले सीनियर डॉक्टर आर.के. तुली जी हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। हम आर.के. तुली जी से वैक्सीन के हर पहलू पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे और हमारी कोशिश यह भी रहेगी जो सवाल आपके होंगे उनका जवाब भी आप तक पहुंचा पाए। आप अपने सवाल पूछने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 0176-323-4029, 0176-323-4026। ये दो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर भी ऊपर जो टेक्स्ट जो लिखे हुए आ रहे हैं उनमें ये नंबर भी दिखाई दे रहे हैं और इन नंबरों पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम डॉक्टर आर.के. तुली जी से आपके हर सवाल का जवाब पूछने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कोरोना का एक और नया खतरा भी सामने आ गया है। कुछ देशों में कोरोना का नया स्ट्रेन जो है वो देखने को मिल रहा है, जिससे टेंशन जो है वो बढ़ गई है कि कोरोना वैक्सीन जो बनाई गई है उसमें इस खतरे को ध्यान में नहीं रखा गया। तो क्या ऐसे में जो कोरोना का नया खतरा अब सामने है, क्या उसमें भी ये कोरोना वैक्सीन जो है वो कारगर साबित होगी? ये भी एक सवाल अहम है। डॉक्टर आर.के. तुली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अधिक बातचीत उनसे करेंगे। डॉक्टर आर.के. तुली जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। नमस्कार जी डॉक्टर आर.के. तुली जी, जिस तरीके से लगातार जो कोरोना का खतरा बना हुआ है और अब एक और स्ट्रेन सामने आ गया है, तो ऐसे में कोरोना का खतरा, पहले हम कोरोना वैक्सीन पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन कोरोना का जो खतरा फिलहाल दिखाई दे रहा है उस पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या कुछ स्थिति फिलहाल आप देख रहे हैं कोरोना की? देखिए, जब से ये कोरोना की महामारी ने सारी दुनिया को जी डर में जकड़ के रखा हुआ है। जी बिल्कुल, कुछ आवाज़ में तकनीकी कमी है, फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे ताकि जो आवाज़ है वो सही तरीके से दर्शकों तक पहुंच पाए, जो जानकारी महत्वपूर्ण डॉक्टर आर.के. तुली जी दे रहे हैं वो सही तरीके से पहुंच पाए। और वैक्सीन से, क्योंकि वैक्सीन पर इन दिनों काफ़ी चर्चा हो रही है और वैक्सीन से क्या कुछ नुकसान हो सकता है, क्या कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, या फिर कितनी इफ़ेक्टिव ये वैक्सीन होगी, ये तमाम सवाल हैं। और सबसे अहम सवाल ये, क्योंकि कोरोना के जो खतरे हैं, कोरोना के जो लक्षण हैं वो बदल रहे हैं, अभी तक भी बदल रहे हैं। 1 साल से ज़्यादा कोरोना वायरस को हो गया है अस्तित्व में, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक भी इसके लक्षणों में बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर आर.के. तुली जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। डॉक्टर आर.के. तुली जी, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि कोरोना का खतरा अभी तक बना हुआ है और नए नए लक्षण जो हैं वो कोरोना के सामने आ रहे हैं, तो कोरोना की स्थिति क्या कुछ है फिलहाल? आज लगभग पूरा 1 साल लगे हैं जब सारा विश्व ये कोरोना की महामारी की लपेट से, डर से, खौफ से इतना घबराया हुआ है और सारे विज्ञान को इस पर डाल दे तो आज तक इसके बारे में बहुत लिमिटेड मालूम है। इसके बारे में इसका क्या इलाज है, तो सब जितनी दवा की कंपनी है वो अपना अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए कुछ आपको शोध के फिगर्स दिखाती अपनी दवाई दूसरी में लगी हुई हैं, किसी को कोई फायदा नहीं। और आज जो भी कोविड का महामारी का नुकसान हो रहा है, तो ये माना जा रहा है कि जो लोग को मॉर्बिडिटी से पीड़ित है उन्हीं की मौत हो रही है, वरना 99 जो इसकी मौत की दर है, जो मोर्टेलिटी रेट है, वो मात्र 1.5 यानी कि 100 में से मात्र 1.5 लोग ही मौत को प्राप्त होते हैं। बाकी सब लोग अपने आप नेचुरली रिकवर हो जाते हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों को तो अस्पताल तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती और जो लोग इससे
सफर वो है कोमॉर्बिडिटी, जैसे कोमॉर्बिडिटी टाइप बी, हार्ट की, ब्लड प्रेशर इत्यादि, या कुछ लोगों में कैंसर इत्यादि, या वो इम्यून कॉम्प्रोमाइज है, इस प्रकार की उनको दवाइयाँ जा रही है, जिसकी वजह से उनका जो इम्यून रोग प्रतिरोधक जो सिस्टम है कमजोर होती है। तो और इसके साथ साथ देखिए, हमारे देश में इस पूरे वर्ष में आज तक लगभग 1.5 लाख लोगों की मौत हुई है जी। परंतु सन 2019 में हमारे देश में 17 लाख लोगों की मौत प्रदूषण के कारणों से हुई। बिल्कुल। 58 लाख लोगों की मौत नॉन कमिंग डिसऑर्डर, जिसमें कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज इत्यादि की जितने स्ट्रेस और लाइफस्टाइल रिलेटेड कॉजेज हैं उनकी वजह से। और वही वजह से जो लोग बेचारे कोविड से सफर कर रहे हैं या उनकी मोर्टेलिटी जो मौत हो रही है वो उन्हीं लोगों की विशेषकर हो रही है जो लोग इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस या वातावरण प्रदूषण की। बिल्कुल डॉक्टर आर के तुली जी, चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन क्योंकि हमने इसमें दर्शकों को भी ये निमंत्रण दिया है कि वो भी अपना सवाल आपसे पूछ सकते हैं और आपकी महत्वपूर्ण राय जो है वो ले सकते हैं। इसी बीच जावेद हमारे साथ। बिल्कुल हमें जागरूक करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या है, ये क्या कहीं पे हम अपना निशाना कोविड पे लगाए जा रहे हैं और वजह है उसकी हमारी जो जीवन शैली में गड़बड़ है, उसकी वजह से जो बीमारी। तुली जी, हमारे साथ एक दर्शक इस वक्त जुड़ चुके हैं, जावेद जी हैं देहरादून से, उनसे सवाल ले लेते हैं। जावेद जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। थैंक यू सर। जावेद जी, आपका सवाल। जी मैं हितेंद्र जी, मैं ये बात करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि आज जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन आ रही है, लगातार जो है टीकाकरण की बात भी चल रही है पूरे देश में कि टीकाकरण सभी को लगाया जाएगा, मगर अभी कुछ ऐसे इस टीकाकरण को लेकर इस तरह लोग जो है भ्रम फैला रहे हैं कि ये टीका जो है हमारे स्वास्थ्य विभाग बिगाड़ देगा, मतलब बॉडी लैंग्वेज पूरी बिगाड़ देगा। किस तरीके से आखिरकार इस कोरोना वैक्सीन को दर्शकों को समझाया जाए या आम जनता को समझाया जाए कि ये दवाई बिल्कुल कोरोना वैक्सीन के कोरोना के लिए सार्थक साबित होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद जी। डॉक्टर आर के जी, उनका सवाल बिल्कुल जायज है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन का अभी तक जो टीकाकरण की बात चल रही है उसमें लोगों पे बहुत सारे भ्रम है, तो उसका क्या कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि बॉडी लैंग्वेज भी बिगड़ सकती है पूरी की पूरी। देखिए, ये जो वैक्सीन बन के आ रही है, ये बहुत सारे से निकल के आ रही है जी, और साइंटिफिकली बता रहा है कि इस चीज से बीमारी को एकमात्र भी उपाय जी हमारे पास निकल रहे हैं। तो यही मैं अब दर्शकों से ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मेरी सेहत अच्छी होगी, अगर मेरी जीवन शैली अच्छी होगी, मेरा रोग प्रतिरोध अच्छा होगा, तो मुझे कोई वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि जो कमजोर लोग हैं उनमें ये वैक्सीन भी उतनी कामयाब नहीं हो पाएगी। इस वैक्सीन के बारे में हम बहुत कम जानते हैं, और जो वैक्सीन बनी है और नई नस्ल इसी ये वायरस की है कि वो पेशेंट रहता है, उसकी जो आता है वो, तो ऐसा वातावरण कोई नहीं आ सकता इस वैक्सीन का क्या असर की देर तक इसके और लॉन्ग टर्म क्या होंगे। ये जो लोग मन में जो शक पैदा हो रहे हैं उनको ठीक से समझाना जी हमारा तक, ये हमारे नीति तो हमारे है, ये उनकी जिम्मेदारी कि लोगों को आया जाए कि हाँ, आज इनमें सारा बोझ के ऊपर डाल, उनका वैक्सीन आएगी तो बचाव होगा। मुझे चिकित्सक होते हुए विशेष प्रकृति की विशेषता में ज्यादा विश्वास करते हैं, वो मैं कहता हूँ कि हमें ये वैक्सीन की पिछले एक साल अगर इस हमारे वैदिक देश में जो कि असर की भूमि में, जिसमें आयुर्वेद और योग की जो
जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से जो लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के डॉक्टर आर के तुलसी ये कह रहे हैं कि वैक्सीन के बारे में अभी तक हालांकि कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी ट्रायल ही चल रहे हैं वैक्सीन को लेकर के, और अभी वैक्सीन के जो ट्रायल हो जाएंगे, जब उनके कंप्लीट ट्रायल हो जाएंगे उसके बाद जो बीमार लोग हैं, क्योंकि ट्रायल जो होते हैं वो स्वस्थ लोगों पर होते हैं, उसके बाद वो उन्हें दिए जाएंगे, बुजुर्ग लोगों को दिए जाएंगे जिन पर ट्रायल नहीं किया गया। तो ऐसे में जब असल में इस वैक्सीन का काम शुरू होगा उसके बाद इसके नकारात्मक और सकारात्मक जो प्रभाव जो लोगों पर पड़ेंगे, कोरोना मरीजों पर पड़ेंगे जिनको ये वैक्सीन दी जाएगी, उसके बाद ही वैक्सीन के बारे में सही तरीके से ये कह पाना मुमकिन हो पाएगा कि आखिरकार इसका क्या कुछ जो नकारात्मक प्रभाव है वो पड़े हैं या क्या कुछ सकारात्मक इसके प्रभाव पड़े हैं। लेकिन डॉक्टर आर के तुलसी का जोर जो है वो इस बात पर है कि आप अपने शरीर को ऐसा बनाइए, अपने शरीर को इतना मजबूत बनाइए, शरीर की इम्यूनिटी ताकि इतनी मजबूत हो कि कोई भी इस तरीके का वायरस हम पर अटैक ही ना करे। तो जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन को लेकर के देश भर में, पूरे विश्व में चर्चा चल रही है कि क्या कुछ कोरोना वैक्सीन से हो सकता है, कितनी कारगर ये वैक्सीन होगी, कितना सफल ये प्रयोग रहने वाला है, क्या कुछ कोरोना से छुटकारा मिल पाएगा। यहाँ पर डॉक्टर आर के तुलसी ने एक महत्वपूर्ण बात ये भी कही है कि अभी तक करीब करीब 1 साल हमारे देश में भी हो चुका है, और अभी तक अगर बात की जाए, हालांकि मरने वाला कोई भी व्यक्ति, एक आदमी की जान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन फिर भी 1,47,000 मौतें कोरोना वायरस की वजह से हुई हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए जो प्रदूषण से मरने वाले लोग हैं या अन्य बीमारियों से जो मरने वाले लोग हैं, उनकी संख्या इससे कहीं ज़्यादा है। और अगर कोरोना वायरस की बात की जाए तो कोरोना वायरस बिना किसी वैक्सीन, बिना किसी दवाई के भी इससे हम लड़ पाने में सक्षम साबित हुए हैं। और इसके अलावा जो बीमारियां काफ़ी पहले से चल रही हैं उन पर कोई ध्यान फिलहाल नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो देश में प्रदूषण की बात क्यों ना हो। क्योंकि एक रिपोर्ट पिछले कुछ समय पहले ही सामने आई, कोरोना के वक्त में ही, कि लगभग हर आदमी, अगर बात देश की राजधानी दिल्ली की जाए तो हर परिवार में कोई ना कोई सदस्य ऐसा है जो वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है, उसकी बीमारी से जो है वो जूझ रहा है। डॉक्टर आर के तुलसी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। डॉक्टर आर के तुलसी, मेरा सवाल ये है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन को लेकर के लोगों में भ्रम है, और जिस तरीके से आपने बताया कि जो कोरोना की वजह से जो मरने वाले लोग हैं उनकी संख्या बाकी जो बीमारियां हैं, जो बाकी मौत के कारण है, उससे बहुत कम है। तो ऐसे में अगर हम इस बीमारी से बिना किसी वैक्सीन के, बिना किसी दवाई के, बिना इस वायरस की जानकारी के भी लड़ सकते हैं इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि ज़्यादातर मरने वालों की जो संख्या है वो उनमें पहले ही वो किसी और दूसरी बीमारी से बीमार होते हैं। ज़्यादातर जो लोगों की बात की जाए तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो वाकई कोरोना वायरस से जिनकी मौत हुई है। तो ऐसे में कोरोना वायरस हमारे लिए, हमारे समाज के लिए कितना बड़ा खतरा है, और जो वैक्सीन अभी आने वाली है, जिस तरीके से आपने बताया कि अभी उसके कोई भी परिणाम क्या रहेंगे इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, उसको लेकर के लोगों में जो डर का माहौल है वो उसको किस तरीके से दूर करेंगे आप? देखिए, कोई भी समाधान सही समझ से जी, और ये जो हमारे देश एक जैसे कि नीति और बड़े बड़े स्रोत जहाँ बोल रहे हैं, उसको लोगों को ये समझाना है कि इस वैक्सीन पूरे टेस्ट करके इसको समझ के मान्यता मिली जी। हालांकि बहुत शॉर्टकट यूज किए गए हैं, क्योंकि एकदम जैसे महामारी उभर के आई तो कोई समय नहीं था, और ये पाया गया कि इसका इलाज एक मात्र वैक्सीन में ही हो सकता है, अदरवाइज इसका कोई इलाज नहीं है। तो इसके लिए बहुत सारे शॉर्टकट यूज करके ये वैक्सीन हमारे पास अब उपलब्ध होने के लिए आई है। कुछ देशों में शुरू हो गई है, हमारे देश में भी अगले महीने तक ये अवेलेबल हो जाएगी। परंतु जो लोगों के शक है वो भी कुछ हद तक सही है, और उनको एड्रेस करने के लिए ये जरूरी है कि हम समझे कि हम अगर इस वैक्सीन के बिना भी अपने स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को सुधार सकते हैं, अपनी जीवन शैली के जो मिले हुए रोग हैं उनसे हम बचा सकते हैं। और एक बहुत बड़ी खामी जो किसी ने आज तक विशेष बात नहीं करी है कि जो वैक्सीन है ये हमारे जो जीन मॉडिफिकेशन के माध्यम से, जिसको कि आरएनए से प्रोटीन बनाई जाएगी, जो कि इस एंटीबॉडी बनाएगा जो हमको इस वायरस से सुरक्षा देगा। तो ये एक प्रकार की हमारे जीन सिस्टम के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और ये इस प्रकार है जैसे कि जीएम फूड्स
आप जानते हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स हैं उनको हम अपने देश में लाने की मान्यता नहीं देते, क्योंकि उससे आने वाले समय में हमारी पीढ़ी के ऊपर क्या नुकसान हो। आज सारे देश में, सारी दुनिया में एक जागरूकता हो रही है कि जो हम खान पीन करें वो ऑर्गेनिक हो, यानी कि वो हमारी स्वास्थ्य का कोई नुकसान न करे, वो हमारे स्वास्थ्य को हेल्थ प्रमोशन में, हमारी सेहत को बढ़ाने में वो कारगर हो। तो पर ये जो जेनेटिक मॉडिफाइड फूड्स हैं उनको इस ऑर्गेनिक की धारा में नहीं लाया जा रहा और इससे इस चीज को रोका जा रहा। तो यही चीज हम बेधड़क होकर इस प्रकार इस वायरस को कंट्रोल में लगा रहे हैं। और मैं तो एज एक होलिस्टिक, एज ए संपूर्ण चिकित्सक के नाते यही मानूंगा कि हमें जो विशेष ध्यान देना चाहिए था हमने वो चीज को मिस कर दिया है। हमारे प्रधानमंत्री ने दुनिया के 195 देशों में योग को मान्यता दिलवाई। सारी दुनिया आयुर्वेद की मान्यता मानती है। तो इस चीजों को अगर हम अपने देशवासियों को, बल्कि उसकी साइंटिफिक रिपोर्ट्स प्रिपेयर करें, जो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी इत्यादि है, इस एक साल के समय में उतना वहां पे इतना शोध किया जाके कि उनको साइंटिफिक एविडेंस, दुनिया को जो एलोपैथिक सिस्टम है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनको हम उसके साइंटिफिक आंकड़े दें कि देखिए हमने 3 महीने तक ये जीवन शैली में सुधार किया, अपनी खान खुराक में ये ख्याल सुधार किया, हमने एक अपनी लाइफस्टाइल में सुधार किया, हमने नित्य योग इत्यादि किया और उससे हमारी इम्यून सिस्टम में कितना सुधार आया। तो जब बताएं कि हमारी जो पद्धति रही है, आयुर्वेद की पद्धति जो रही है, उसमें इसी पद्धति का कहीं ना कहीं लोगों ने इस्तेमाल किया है, जिस तरीके से अगर साधारण भाषा में काढ़ा लोगों ने बना करके पिया है। क्या ये भी वजह है कि कोरोना का जो कम प्रसार हुआ है भारत में? यस, हमारे देश में प्रकोप सबसे कम रहा है दुनिया भर में। तो इससे पर हमारे पास इसके कोई कहते हैं ना साइंटिफिक आंकड़े नहीं हम बना पाए, जो कि बहुत जरूरी थी कि हम जाके दुनिया को दिखाएं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को दिखाएं कि देखिए इससे भी अगर वैक्सीन से ये फायदा होता है या किसी दवाई से ये फायदा होता है तो इससे भी ये फायदा होता है। इसकी साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी बनाई जाए, जिसको कहते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। वो नेसेसरी नहीं कि वो एलोपैथिक सिस्टम की ही मोनोपोली है, बल्कि हम इन सिस्टम्स में भी, और विशेषकर मैं सब दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारी आयुर्वेद की सिस्टम में भी एक भेदन क्रिया नाम की बहुत पुरानी सिस्टम था, जो कि बुद्धिज्म के साथ साथ चाइना और जापान और ओरिएंटल के देशों में फैल गया और उन्होंने इस चीज को बहुत विकास किया और एक्यूपंक्चर एज ए आज दुनिया भर में एज ए चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन माना जाए, जो कि मेरी समझ से ये और कुछ नहीं बल्कि एक एक्सेलरेटेड योगा। डॉक्टर आके जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, संदीप जी लखनऊ से। संदीप जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। संदीप जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, कुछ तकनीकी खामी है। डॉक्टर आके तुली जी, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि कहीं ना कहीं हमारे देश में जो पद्धतियां रही हैं, अगर हम उनका अनुसरण करते हैं तो हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो इम्यूनिटी है, वो इतनी मजबूत हो जाएगी कि इस तरीके के वायरस आसपास नहीं फटकेंगे। लेकिन अब जब ये वायरस आ ही गया है देश में और करीब करीब 1.5 लाख लोगों की मौत भारत में इस वायरस से हो चुकी है और ये ऐसा वायरस है जो एक दूसरे में फैलता है, तो क्या इसकी ये भी आशंका है कि ये आनुवांशिक रूप से भी आगे जो पीढ़ियां आएंगी उनमें भी आ सकता है? और कब तक इस वायरस के रहने का अनुमान है? नहीं सकता कि इसका कल क्या होगा, जैसे कि अभी के आते आते उससे पहले। जी डॉक्टर आके। तो जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन का जो इंतजार किया जा रहा था, कोरोना वैक्सीन आ चुकी है और अब
भारत सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जनवरी तक कोरोना वैक्सीन जो है वो आ जाएगी। डॉक्टर आरके जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि जिस तरीके से जो अब ये भ्रम है या फिर ये कह सकते हैं कि आशंका है लोगों में कि ये आनुवंशिक रूप से भी ये बीमारी आगे बढ़ सकती है और आगे कितने सालों तक इस बीमारी से हमें जूझना पड़ेगा, तो यही तो किसी को पता नहीं है। तो इस अंधकार में हम इस वैक्सीन को प्रमोट कर रहे हैं। आपका सवाल कितना जायज है और लोगों का जो भ्रम है वो भी बहुत जायज है, क्योंकि इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। हमारे दर्शक जुड़ गए हैं आरके जी। कपिल उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी कपिल जी, अपना सवाल रखिए। कपिल जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी, अपना सवाल रखिए सर। सर, जो ये वैक्सीन आई है जी, ये सभी को लगवानी जरूरी है? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। डॉक्टर आरके जी, क्या वैक्सीन सभी को लगवानी बहुत जरूरी है? आज जो हमारी ऑफिशियल स्टेटस है जी वो यही है कि सबको लगवानी चाहिए जी, और ऑफ कोर्स इसकी कम 2 खुराक 3 से 4 हफ्ते के गैप के ऊपर लगानी पड़ेंगी। और क्योंकि हमारे देश की आबादी लगभग 135 से 140 करोड़ तक है, तो इतनी सारी वैक्सीन सभी लोगों को एक ही दौर में नहीं लगाई जा सकती। तो इसके लिए स्टेजेस में पहले जो लोग जैसे जिनको आजकल फ्रंट लाइन वर्कर्स कहा जा रहा है, जो हेल्थ मेडिकल पैरामेडिकल पर्सनल हैं, या जो लोग अस्पतालों में जो लोग इस जो कार्यकर्ता हैं, तो उनको ये वैक्सीन पहले लगाई जा रही है। फिर उसके साथ साथ जो वृद्ध लोग हैं या जो कोमॉर्बिडिटीज से सफर करते हैं, जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर या दूसरी ऑटो इम्यून डिजीजेस जिसमें कि ये इम्यून सप्रेशन पर ड्रग्स यूज की जाती हैं, तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और फिर जो लोगों की उम्र 60 से ऊपर है, फिर 50 के ऊपर है, तो इस प्रकार इसको स्टेजिंग करनी पड़ेगी। और माना तो यही जा रहा है कि सभी लोगों को वैक्सीन लगानी पड़ेगी। और एक विचार ये भी है कि लगभग देश की जब 60% आबादी को ये वैक्सीन लग जाएगी, तो इसकी एक हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी कि जिससे ये जो फिर वायरस है ये समाज में फैल नहीं सकेगा और तब तक हम इस महामारी से सक्षम होके उभर जाएंगे और ये खत्म हो जाएगा। ऑफ कोर्स ऐसा ही हो। डॉक्टर आके यहाँ पर एक और भ्रम की जो स्थिति है वो ये है, क्योंकि जिस तरीके से आपने पहले भी बताया था चर्चा में कि जो अगर ये कोरोना वैक्सीन हर किसी को लगती है तो कहीं ना कहीं एक आर्टिफिशियल जो इम्यूनिटी हमारे शरीर में बनेगी, उसकी वजह से हमारे शरीर की जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है वो कहीं ना कहीं वीक हो जाएगी, हमारे शरीर में इम्यूनिटी कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगी। नहीं, नेचुरल इम्यूनिटी के ऊपर तो असर नहीं पड़ेगा, पर मेरा मानना है कि इस नेचुरल इम्यूनिटी को अगर हम इतना स्वस्थ कर लें, इतना सुधार लें, तो हमें ये वैक्सीन की इम्यूनाइजेशन जो एक हमें इसके ऊपर निर्भरता हमारी नहीं रहेगी और बहुत कम हो जाएगी। तो जो अपनी नेचुरल भी ये वैक्सीन लगवाना जरूरी होगा। जी, यहाँ पर क्या जिस तरीके से जो स्वस्थ लोग होते हैं, जो युवा होते हैं बेसिकली, तो वो क्या उन लोगों को भी ये वैक्सीन लगवाना जरूरी होगा? तो वही ना, उनकी तो जो प्राथमिकता है, जो प्रायोरिटी है, वो बहुत बाद में आएगी। और तब तक अगर देश के पहले 60% लोग हैं जो ये कोमॉर्बिडिटी से सफर करते हैं, या हमारे जो जितने फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स इत्यादि हैं, और जो हमारे वृद्ध हैं, वो सब जब सुरक्षित हो जाते हैं, तो तब तक आने वाले समय में शायद हो कि जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनको अब ये जो नया जो वायरस आया है, नया स्ट्रेन आया है, वो ये पढ़ने में आ रहा है कि वो बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करता है। हालांकि जो पहला ओरिजिनल स्ट्रेन था उसमें तो ये पाया गया था कि ये बच्चे और जो यंग लोग हैं उनके ऊपर बहुत कम असर करता है। तो अब ये बदलता सीन कैसा होगा, आज के बाद 6 महीने के बाद क्या होगा, 1 साल के बाद क्या होगा, इसका किसी को पता नहीं। तो इसीलिए प्राथमिकता हम ये दें कि हम अपने स्वास्थ्य के ऊपर कार्य करना शुरू करें।
हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा वोकल फॉर लोकल, कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम। मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूं, मैं अपने परिवार मेरे की सेहत अच्छी हो, मेरे समाज की सेहत अच्छी हो, तो दुनिया में कोई महामारी नहीं आ पाए। तो हम सबको मिलजुल कर एज ए देश, एज ए नेशन इकट्ठे मिलकर इस अभियान को शुरू करना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि हमारे जो पॉपुलर प्रधानमंत्री जी हैं वो इस चीज को, उन्होंने योग को दुनिया तक पहुंचाया, उनकी बात सारे लोग पहचानते हैं, तो वो इस चीज में नेतृत्व करें और लोगों के साथ बहुत नहीं होगा, रोज आके आधा घंटा सुबह हम एज ए देश सब लोग इकट्ठे मिलकर अपने टेलीविजन सेट के सामने योग अभ्यास करें और अपनी जीवन शैली को सुधार लाएं, अपना खुद ही सुधारना होगा, खुद ही स्वस्थ होना होगा, तभी जाकर के ऐसे किसी भी महामारी से मुकाबला हम लोग कर सकते हैं। डॉक्टर आर.के. तुली जी, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए, बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए कोरोना वैक्सीन पर। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।